सभी को नमस्कार। तो ये वीडियो है एसओपीज़ के बारे में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि किस तरह से स्कूल खोले जाएं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और स्कूल खोलने से पहले और स्कूल खोलने के बाद और स्कूल लगने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए। तो इसमें कुछ सामान्य बातें हैं जिनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 21 सितंबर 2020 से केंद्र सरकार ने स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ एसओपीज़ को लेकर वो एसओपीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो एसओपीज़ हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम एटलीस्ट 6 फुट की दूरी मेंटेन करनी है, फेस कवर्स लगाने हैं, ये ज़रूरी है। हाथ धोना ज़रूरी है और थोड़े थोड़े समय बाद लगभग 1 मिनट के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। खांसने के जो एटिकेट्स हैं, खांसने की जो आदतें हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम संक्रमण ज़्यादा फैले ना। और अपना ध्यान रखें, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें। थूकना मना रहेगा, आरोग्य सेतु ऐप लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो इसको इनक्रेज किया जाएगा, ये चलती रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो 9वीं से 12वीं तक वॉलंटरीली बेसिस पे गाइडेंस लेने के लिए टीचर्स के पास आ सकते हैं। और इस तरह की अगर विज़िट करनी भी है तो उसको पेरेंट्स के रिटन कंसेंट यानी कि लिखित अनुमति के बाद ही करा जाएगा। स्टूडेंट और जो विद्यार्थी है और अध्यापक है वो दूर दूर रह के अपने इंटरेक्शन या बातचीत करेंगे। अगला है कंटेनमेंट जोन के स्कूल के बाद के स्कूल खोले जाएंगे। जो कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल हैं वही खोले जाएंगे। और कंटेनमेंट जोन के अंदर जो अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं और जो कर्मचारी हैं वो स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे। और जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे टीचिंग होगी या फिर जहाँ पे चीज़ें हैं पढ़ाने लिखाने की या ऑफिसेज हैं, उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। 50% स्टाफ जो है वो काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग या उस रिलेटेड वर्क के लिए स्कूल आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी जो है वो वर्चुअली या फिर फिजिकली अगर आना चाहें तो वॉलंटरी बेसिस पे गाइडेंस लेने आ सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस के कई सारे मेजरमेंट्स अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और सिटिंग अरेंजमेंट जो है उतना ही 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। फ्लोर्स के ऊपर 6 फुट की मार्किंग दिखाने के लिए जो है निशानदेही करनी पड़ेगी। अगला है जहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, कैफेटेरिया हैं, मेस इत्यादि हैं, वहाँ पे भी फिजिकल दूरी बनानी रखी पड़ेगी। आउटडोर जो भी बाहर के क्षेत्र हैं जैसे कि ग्राउंड इत्यादि हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। असेंबलीज नहीं होगी, कोई भी इवेंट नहीं होगा। स्पोर्ट्स ताकि जहाँ की ओवर क्राउडिंग हो सके वही नहीं होगी। स्कूल्स को हेल्पलाइन नंबर भी दिखाने पड़ेंगे किसी इमरजेंसी के टाइम में। अच्छा, एयर कंडीशन में जो एयर कंडीशन जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे 24 से 30 का टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी 40 से 70 तक। सर्कुलेशन होनी चाहिए हवा की। फ्रेश एयर जितना हम ले सकें वो लेनी है। और क्रॉस वेंटिलेशन भी होनी चाहिए ताकि हवा आर पार जा सके। आगे लोकल फैसिलिटी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हर प्रयोग के बाद उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। जिम खुल सकते हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे जी। फ्रंटलाइन वर्क के लिए किसी भी फ्रंटलाइन कोई जो काम है वो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, और वहाँ पे अगर लगाया जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। आई गोट मॉड्यूल ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो बेसिक अवेयरनेस जहाँ पे जागरूकता अभियान है कोविड के लिए, वो एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स को लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं
मास्क इत्यादि डालना पड़ेगा, सैनिटाइजर इत्यादि होना वहाँ पे रखना पड़ेगा, बैकअप स्टॉक होना चाहिए वहाँ पे थर्मल गन्स होनी चाहिए, अल्कोहल वाइप्स इत्यादि, साबुन, पल्स ऑक्सीमीटर, EIC इत्यादि भी होना चाहिए, तब ये स्कूल खोले जा सकते हैं। जो भी मास्क इत्यादि जो होगा उसको हम, या जो उसका कचरा होगा वो किसी सेपरेट उसको ट्रैश कैन में डालेंगे या फिर कूड़ेदान में डालेंगे, और CPPP की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे अगर किसी वेस्ट को डिस्पोज करना है। जो भी सफाई कर्मचारी हैं, हाउस कीपिंग इत्यादि की फैसिलिटी देने वाले व्यक्ति हैं, वो उनको वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल के बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो कोरोना संक्रमण से बच सकें। आगे जब हम अब बढ़ते हैं, हैंड हाइजीन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, थर्मल स्क्रीनिंग इत्यादि होगी स्कूल में एंट्री और के बाद, और अगर संभव हो तो एंट्री एग्जिट अलग अलग हो। सिर्फ अनसिम्प्टोमेटिक जिनको कोई लक्षण नहीं है वो वही व्यक्ति आने दिए जाएंगे, और अगर जिनमें लक्षण हैं वो उनको नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भर्ती किया जाएगा, या फिर वहाँ पे उनको चेक कराना चाहिए। पोस्टर इत्यादि जरूर लगे होने चाहिए जिससे अवेयरनेस फैल सके। अगर कोई क्राउड इत्यादि है तो उसका सही तरीके से प्रबंधन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बना सके। विजिटर्स स्कूल्स में कोई नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे विजिटर्स की जो एंट्री है, उनका जो प्रवेश है, अगर आएगा भी तो वो बहुत सीमित दायरे तक सीमित रहेगा इत्यादि। अब अगर स्कूल कैंपस में कोई भी एक्टिविटी या ओपन स्पेस में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 6 फीट की दूरी का जैसे बताया गया है वो होना चाहिए। काफ़ी सारी दूरी होनी चाहिए ताकि स्कूल प्रेमिसेस में भी, स्कूल के क्षेत्र में भी, ताकि ये जो संक्रमण से हम बचे रहें। टीचिंग फैकल्टी जो है वो मास्क लगा के खुद आए और स्टूडेंट भी टीचिंग और गाइडेंस एक्टिविटीज़ के दौरान मास्क लगाए। नोटबुक, पेंसिल, वाटर बोतल इत्यादि शेयर नहीं की जा सकेंगी किसी के द्वारा, ये सबके पास अपनी होनी चाहिए। लेबोरेटरी इत्यादि में सब कुछ प्लान्ड और शेड्यूल्ड वे में चलना चाहिए। जो भी सामान यूज़ होता है उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे, उसको पहले हम सही तरीके से साफ सफाई कर लेंगे किसी ऐसे डिसइंफेक्टेंट से। और हर एक व्यक्ति के लिए जो बैठने के एरिया वो 4 मीटर स्क्वायर के आसपास होना चाहिए ताकि वो आराम से काम कर सके, ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो। और सैनिटाइजेशन ज़रूर होना चाहिए, किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी उपकरण का हैंड सैनिटाइजर्स वहाँ पे ज़रूर रहने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब है मेस इत्यादि, कैंटीन और जिम्नेजियम में क्या एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी में क्या एक्टिविटीज़ हों। 6 फुट की दूरी तो है, मास्क भी है, और अगर किसी कैफेटेरिया और मैस फैसिलिटी प्रेमिसेस के अंदर जो है वो बंद रहेगी। कॉफ़ी इत्यादि या कोई भी खाना इत्यादि की एक्टिविटीज़ वो बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में बस इत्यादि का सैनिटाइजेशन किया जाएगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का वहाँ भी ध्यान रखा जाएगा। हाइजीन और सैनिटाइजेशन के बारे में हम अब जानेंगे। फ्लोर्स की सफाई जो है डेली रोज़, टॉयलेट्स में हैंड सैनिटाइजर्स और साबुन लगातार यूज़ किए जाएंगे जहाँ पे, ताकि साफ़ सफाई बनाई रखी जा सके। और लगातार सफाई और डिसइंफेक्शन जैसे डिटॉल इत्यादि से उनको साफ़ किया जाए। क्लासरूम्स को, लैब्स को, कोई ऐसी एरियाज जहाँ पे आवाजाही रहती हो और या जिस सरफेस को टच किया जाता हो लगातार उसकी सफाई करनी है। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग मटेरियल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर इत्यादि को भी 70% अल्कोहल वाइप से साफ़ किया जाए। अच्छा, डीप क्लीनिंग ऑफ, साफ जो भी यहाँ पे हैंड वॉशिंग और पानी पीने की सुविधाएं हैं, वॉशरूम हैं, लेबोरेटरीज, उनको भी गहराई से साफ किया जाए। आगे है
स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ को ये निर्देश दिया जाता है कि वो उन्होंने जो मास्क पहने हैं उनको किसी अलग यूँ हम कैसे कूड़ेदान में डिस्पोज करें, और जहाँ पे वो 3 दिन तक रहें और उसके बाद उनको नष्ट किया जाए। विद्यार्थी को किसी सफाई व्यवस्था में भाग नहीं लेना है ताकि उनकी हेल्थ बनी रह सके। ये एक हेल्थ सेफ्टी रीज़न की वजह से भी ये निर्णय लिया गया है। रिस्क कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी जो है वो स्कूल छोड़ने के बाद और फ्री टाइम में कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे, ये भी एसओपीज़ हैं। स्टूडेंट को हमें अवेयर करना पड़ेगा, अभिभावकों को, अध्यापकों को और जो भी कर्मचारी हैं, ताकि हम कोविड के दौरान जो हमारा व्यवहार है वो एसओपीज़ के हिसाब से रह सके। आगे बढ़ेंगे। अगर कोई विद्यार्थी, एम्प्लॉई या अध्यापक बीमार है तो स्कूल ना आए और उन जो भी एसओपीज़ बताए गए हैं उसको ध्यान दे और उसके अनुसार कार्य करे। साइको सोशल वेलबींग, विद्यार्थियों की हमें काउंसलिंग लगातार करनी पड़ेगी अगर किसी तरह की मानसिक तनाव की स्थिति उनके पास या एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे लक्षण उनमें आते हैं, ताकि मानसिक उनका जो स्वास्थ्य है वो बना रह सके। और ये अध्यापकों को ये सलाह दी जाती है कि स्कूल काउंसलर और स्कूल हेल्थ वर्कर जो है वो विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए इकट्ठे होकर कार्य करेंगे। इनके स्टूडेंट या एम्प्लॉयज़ में कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको कहाँ पे रहना है, तो उनको आइसोलेट रहना है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई ना रहता हो, या किसी ऐसे रूम में। और उसके बाद पेरेंट्स और गार्डियन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद फेस कवर लगा के कुछ समय के लिए अध्यापकों द्वारा, जो अगर उनको बताया गया है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को ले जाके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और जो नज़दीक का कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, तो वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। और रिस्क असेसमेंट टू बी अंडरटेकन बाय डेजिग्नेटेड पब्लिक अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू फर्दर एक्शन इनिशिएटेड। और उसके बाद जो भी एक्टिविटी की जाएगी वो जो जिनको पद दिया गया है कोई, जिसमें जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है, तो उसके अनुसार उनका रिस्क मैनेजमेंट होगा। फिर से अगर कोई पर्सन जो है पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर से उस पूरे एरिया का डिसइंफेक्शन किया जाएगा। तो ये तो साधारण एसओपीज़ थे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अधिकतर समय पे हमने मास्क पहने रखना है। जब भी हम स्कूल में आए हमने अपनी हैंड हाइजीन को ध्यान में रखना है। टॉयलेट या ऐसी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए हमने हाथ धोने हैं, लगातार हाथ धोने हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है अगर हम अध्यापकों के पास कोई सलाह लेने आते हैं। और इसके बाद इसमें यह भी ज़रूरी बताया गया है कि स्कूल के भीतर किसी भी चीज़ को छूने के बाद उसको सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करना ज़रूरी है हर बार 70% अल्कोहल सैनिटाइजर से, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या इस तरह की लैब की चीज़ें हों, दरवाजे के हैंडल्स हों, तो इनको लगातार सैनिटाइजेशन इनका ज़रूरी है। मास्क तो पहने ही रखना है। और बैठने के लिए हम बाहर की जो जो स्पेसेस है उनका प्रयोग करें। तो ये कुछ एसओपीज़ थे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उनको हम फॉलो कर सकते हैं स्कूलों को खुलने से पहले, उनको खुलने के बाद और स्कूलों के दौरान, ताकि हम कोविड से बचे रह सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।